साल 2004 14 लोगों की टीम एक पहाड़ी पर अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने जाती है। तभी अचानक से उनको खुद से दूर एक दूसरी पहाड़ की चोटी पर एक इंसानी शेप जैसा अजीब सा क्रिएचर इधर उधर वॉक करता हुआ नजर आता है। ये चीज इतनी ज्यादा अजीब होती है कि वो तुरंत ही अपने फोन से उस क्रिएचर की फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। ये चीजें कुछ मिनट्स तक चलती रहती हैं एंड बैंग, वो क्रिएचर अचानक से गायब हो जाता है। वेल गाइस, ये किसी आम टूरिस्ट की मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि इसरो के एक रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट की आप बीती है। तो गाइस, पूरे तरीके से अलर्ट हो जाइए क्योंकि आज आप इस एरिया की रियल यूएफओ साइटिंग्स, गूगल सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस और कुछ ऐसे स्ट्रेंज एविडेंसेस भी देखने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका ये भ्रम कि भाई ये सारी ही चीजें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ही होती है आज पूरे ही तरीके से टूट जाएगा। क्योंकि गाइस, आज मैं सबसे पहली बार आपको हमारे देश भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जिसे आम लोगों की तो छोड़िए, हमारे देश के खुद बड़े बड़े साइंटिस्ट के द्वारा भी इंडिया का एरिया 51 माना जाता है। कोंकाला पास इंडिया के लद्दाख और अक्साई चीन, जिस पर चाइना अपने कब्जे को मानता है, उनको एक्चुअली में डिवाइड करने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है। स्ट्रेंजली ऊपर से दिखने में ये एरिया जितना ज्यादा खूबसूरत और शांत है, एक्चुअल बेसिस पर इसकी मिस्ट्री उतनी ही ज्यादा अजीब है। असल में अगर आप इस एरिया या फिर इस एरिया के आसपास भी कई किलोमीटर दूर तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सोचकर ले जाते हैं कि आप इस एरिया को पास से जाकर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, तो सॉरी टू से दिस, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सही सलामत तो वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। असल में गाइस, जैसे ही कोई भी गैजेट या फिर एयरप्लेन इस एरिया के आसपास से भी गुजरता है तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। और ये सुनने के बाद आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई ये भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर सेम वही फिनोमेना हो सकता है जो कि बरमूडा ट्रायंगल पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन मेरी माय इंडिया फैमिली, ये राज इतना भी ज्यादा सीधा नहीं है। असल में गाइस, इस एरिया में साल 1990, 2004, 2012 और 2015 में अलग अलग रिसर्च सेंटर के द्वारा काफी अलग अलग तरीके की रिसर्चेस को कंडक्ट किया जा चुका है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इन सभी रिसर्च में हमें एक सिंगल भी ऐसा कॉज देखने को नहीं मिला है जिसकी वजह से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सके कि भाई यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट काम करता क्यों नहीं। इसके साथ ही एक और चीज जो काफी ज्यादा अजीब है वो ये है दोस्तों कि इन सभी रिसर्चेस से ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि इस एरिया के नीचे अंडरग्राउंड सेक्शन में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो इन तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता है। इसके साथ ही एक और चीज जो इस पूरे ही सिनेरियो को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करती है वो ये है दोस्तों कि नेचुरली अगर कहीं पर भी इस तरीके का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो हमें उसका एक सिंपल पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन बात अगर इस एरिया की जाए तो यहाँ पर हमें एक सिंगल भी ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि यहाँ पर ये जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इसके पीछे नेचर का हाथ है। तो इस पॉइंट पर अगर ये चीज नेचुरली जनरेट नहीं हो रही तो भाई इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें आंसर मिलता है यहाँ पर टाइम टू टाइम होने वाली यूएफओ साइटिंग्स में। साल 1950 हॉट स्प्रिंग कैंप, जो कि एक फेमस कैंप साइट है और कोंकाला पास से 34 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, एक दिन वहां पर हमारी सेना की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग करने निकलती है। स्ट्रेंजली अपने पेट्रोलिंग के लास्ट स्टेज पर ये टुकड़ी ये नोटिस करती है कि भाई कोंकाला पास के पास मौजूद चोटियों के पीछे से एक अजीब सा ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट ऊपर आकर इधर उधर बड़े अजीब से पैटर्न में मंडरा रहा है। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट इतनी खामोशी से हवा में घूम रहा था कि उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसे बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो उन जवानों ने इसकी रिपोर्ट अपने ऑफिसर्स को करी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 1950 से लेकर आज तक ये साइटिंग्स इस एरिया में इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि इनका जिक्र आपको इंडियन आर्मी, लोकल लोगों और यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की बुक्स में भी देखने को मिलता है। अब देखो गाइस, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जानने के बाद दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में खड़े होते हैं। पहला तो ये कि अगर ये साइटिंग्स रियल है तो भाई इनकी रिपोर्ट हमें चाइना में भी देखने को मिलनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली ये एरिया बॉर्डर के काफी ज्यादा नजदीक है। एंड सेकंड चीज कि भाई अगर साल 1950 से लगातार आज तक भी इन तरीके की साइटिंग्स यहाँ पर हो रही है तो कोई भी इंसान वहां पर जाकर चेक क्यों नहीं करता कि इसके पीछे का असली रीजन है क्या? वेल गाइज, जैसे ही इन पॉइंट्स पर मैंने रिसर्च करना शुरू करा भाई ये पूरा का पूरा सिनेरियो एक ही झटके में और ज्यादा मिस्टीरियस बन गया।
असल में गाइस, बात अगर पहले चाइनीज साइट की जाए तो यस, चाइना की साइट से भी हमें साल 1950 से लेकर आज तक भी टाइम टू टाइम बहुत से ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिसमें ये बात क्लेम की जाती है कि इस एरिया में अनयूजुअल यूएफओ साइटिंग्स होती हैं। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अगर दोनों ही कंट्रीज इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है तो क्यों कोई भी उस एरिया में जाकर ये चेक नहीं करता? वेल गाइस, इसका काफी हद तक हमें जवाब देखने को मिलता है साल 1957 में। असल में साल 1957 में जहां एक तरफ इंडिया इन तरीके की अजीब ऑब्जेक्ट साइटिंग से परेशान हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी ये चीज खटक रही थी, जिसके चलते हुए साल 1957 से लेकर 1962 तक इंडिया और चाइना के बीच इस एरिया को लेकर काफी ज्यादा टेंशन पीक पर रही थी। स्ट्रेंजली साल 1962 में इस टेंशन को खत्म करने के लिए इंडिया और चाइना ये समझौता करते हैं कि वो दोनों ही इस एरिया को पूरे तरीके से खाली कर देंगे। और आज की डेट में भी ना ही इंडिया और ना ही चाइना का कोई भी सैनिक बिना परमिशन के इस एरिया में एंट्री ले सकता है और ना ही वो पेट्रोलिंग कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप दोनों ही साइट्स के ऑफिशियल आर्टिकल्स को भी पढ़ना शुरू करेंगे तो भाई एक पॉइंट पर आपको ये बात क्लियर होगी कि दोनों ही साइट्स इस बात पर एग्री करती हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ यूएफओ की अनयूजुअल साइटिंग्स ही नहीं होती, बल्कि शायद यहाँ पर एक अंडरग्राउंड बेस भी हो सकता है। लेकिन देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, हम ठहरे प्रूफ मांगने वाले बंदे, और इसीलिए इस स्टेटमेंट ने मुझे थोड़ा सा परेशान किया। और वो इसलिए क्योंकि भाई देखो, लॉजिकली किसी भी पहाड़ के नीचे एक अंडरग्राउंड बेस बना पाना भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी बात है, राइट? भाई शुरू में मुझे भी यही लगा था, लेकिन जैसे ही इस चीज के ऊपर मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी, मेरा ये भ्रम भी हवा में गायब हो गया। असल में देखो, बात अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन की जाए तो इस एरिया के नीचे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कई सौ साल पहले टकराई थी, जिसकी वजह से यहाँ का क्रस्ट नॉर्मल अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में मोटा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेचुरली ही अंडरग्राउंड बहुत बड़ी बड़ी टनल्स और चेम्बर्स बन गए हैं, जिनके अंदर बैठकर इन तरीके के कामों को करना भाई बहुत इजी गोइंग टास्क है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई ये इजी गोइंग टास्क क्या कोई इंसान कर रहा है या फिर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग्स? वेल गाइस, बात अगर एविडेंसेस की जाए तो यहाँ पर एलियन थ्योरी ज्यादा सटीक बैठती है। कैसे? चलो वो भी बताता हूँ। गाइस, जरा इन इमेजेस और वीडियो क्लिप्स को देखिए। असल में ये इमेजेस और वीडियो क्लिप्स किसी फॉरेन कंट्री में नहीं, बल्कि इंडिया के इसी रीजन में क्लिक और शूट की गई हैं। एक और बात जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है वो ये है दोस्तों कि इन फोटोज और वीडियोस को मेरे और आपके जैसे किसी साधारण इंसान ने नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स और साइंटिस्ट के द्वारा क्लिक किया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुझे ये बात पता चली है कि इन तरीके की अजीब सी साइटिंग्स की क्वांटिटी को बढ़ता देख एक टाइम के बाद इस रीजन के बहुत बड़े एरिया को टूरिस्ट और लोकल लोगों के लिए भी बंद कर दिया गया था। इंटरेस्टिंगली, बात अगर लोकल लोगों और कुछ रिपोर्ट्स की जाए तो उन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने आज की डेट में भी इस एरिया में अजीब से ब्लैक सूट पहने हुए लोगों को इधर उधर घूमते हुए देखा है, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई इस एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अगर इन सारी चीजों को छोड़कर बात सिर्फ ऑफिशियल आर्मी रिकॉर्ड्स की भी की जाए तो साल 2012 से लेकर 2025 तक हमें 300 से भी ज्यादा ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें किसी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट या फिर खुद आर्मी के जवानों के द्वारा इस एरिया में अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ता हुआ रिपोर्ट किया गया है। यहाँ तक कि बात अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की भी की जाए तो वो अजीब सा मेटलिक ऑब्जेक्ट जो कि रिसेंटली हमें मैक्सिको के आसमान में या अलग अलग कंट्रीज के आसमान में देखने को मिला है, ठीक उसी तरीके से मिलता जुलते ऑब्जेक्ट की भी साइटिंग की रिपोर्ट यहाँ पर अभी भी की गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या वास्तव में इन तरीके की साइटिंग्स किसी और ग्रह की सभ्यता की टेक्नोलॉजी के चलते हुए ही हो रही है, या फिर इस टेक्नोलॉजी के पीछे हम इंसानों का ही हाथ है? वेल गाइस, इन तरीके की साइटिंग्स के पीछे एक्चुअली में कौन है ये काफी हद तक क्लियर हुआ साल 2012 में। असल में साल 2012 की शुरुआत में पेंगोंग लेक के आसपास हमारी आर्मी के जवानों को एक अजीब सा रिबन लाइक ऑब्जेक्ट हवा में इधर उधर मंडराते हुए देखा। स्ट्रेंजली ये साइटिंग्स आगे आने वाले कुछ ही समय में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी इससे परेशान होने लगते हैं। लेकिन क्या इस चीज का कोई प्रूफ है? जी नहीं, आपको सिर्फ मेरी ही बात पर विश्वास करना होगा। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ।
बिना प्रूफ के तो मैं कुछ बोलता तक नहीं। असल में गाइस ये है उसका प्रूफ। एक्चुअली में अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो अजीब सा चमकीला ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो वही रिवन लाइक यूएफओ ऑब्जेक्ट है जो कि साल 2012 में लगभग 30 से भी ज्यादा बार इस एरिया में हमारी आर्मी के जवानों के द्वारा देखा गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब स्पेक्ट्रम एनालाइजर से इस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया तो उसमें एक सिंगल स्पाइक भी हमें देखने को नहीं मिला। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि हमारी सेना और रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि जब भी वो इस चमकीले ऑब्जेक्ट को किसी एनालाइजर या फिर रडार से देखने का ट्राई करते हैं तो देखते ही देखते ये ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि अगर आज की डेट में भी आप इस ऑब्जेक्ट की सच्चाई को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जिसमें यह बोला गया है कि भाई ये कोई अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वीनस प्लैनेट का रिफ्लेक्शन है। जी हाँ, जैसा फेशियल एक्सप्रेशन अभी आपका बनाना ठीक मेरा भी वैसे ही बना था कि भाई कोई भी इंसान इसे वीनस प्लैनेट का रिफ्लेक्शन मान कैसे सकता है। पर गाइस कर क्या सकते हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट में यही लिखा है। खैर अब इस खूबसूरत से वीनस को जरा साइड में पटक देते हैं क्योंकि ये स्टोरी यही खत्म नहीं होती। साल 2006 कुछ एक्साइटेड यूएफओ रिसर्चर्स ने एक दिन गूगल मैप पर चाइनीज साइट को देखना शुरू किया। इंटरेस्टिंगली उन्हें इस वीरान बंजर से इलाके में एक अजीब सा अंडरग्राउंड बेस भी देखने को मिला। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जहां एक तरफ इस एरिया में किसी भी इंसान का ठीक से चल पाना भी मुश्किल है तो वहीं दूसरी तरफ ये बेस किसी हाईटेक मिलिट्री फैसिलिटी जैसा लग रहा था। स्ट्रेंजली इस बेस के आसपास उन्हें नेचुरली बने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले जिनकी एक टनल लाइक ओपनिंग भी थी, जिसको अगर इस पॉइंट पर कनेक्ट करके देखा जाए तो काफी हद तक ये बात क्लियर होती है कि शायद वो अजीब से ऑब्जेक्ट्स यहीं से ही टेक ऑफ और लैंड किए जाते होंगे। लेकिन तभी इस कहानी में एक और तगड़ा ट्विस्ट आया। असल में जैसे ही उन यूएफओ रिसर्चर्स ने ओपनली दुनिया को इस बेस के बारे में बताया उसके कुछ ही टाइम के बाद इस एरिया को मैप से गायब कर दिया गया। हालांकि देखो गाइस बहुत मेहनत करके इन इमेजेस को वापस से मैंने आपके लिए निकाला है और मोस्ट प्रोबेबली आपने अभी इन इमेजेस को अपनी स्क्रीन पर देख भी लिया होगा। तो अब इन इमेजेस को देखकर एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई आखिर वो एरिया जिसमें किसी भी इंसान को जाने की परमिशन भी नहीं है उस एरिया में इतना बड़ा अंडरग्राउंड बेस कर क्या रहा है, और बाई चांस अगर वहां पर कोई अंडरग्राउंड बेस मौजूद भी है तो फिर आखिर उसकी इमेजेस को मैप से हटवाया क्यों गया। वेल गाइस इसके ऑथेंटिक आंसर को जानने के लिए जैसे ही इस चीज के ऊपर मैंने और डीप रिसर्च करी भाई ये मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि अब इस मामले में एंट्री कर चुका है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। सितंबर 2004 इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल कुलकर्णी के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम, जिसमें से 3 इसरो के साइंटिस्ट थे जबकि 2 जियोलॉजिस्ट थे, वो लाहौल स्पीति के एक समुद्री टापू एरिया में ग्लेशियर रिसर्च के लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली अपने रिसर्च के दौरान एक दिन अर्ली मॉर्निंग वो इस चीज को नोटिस करते हैं कि उनके पास वाली पहाड़ की चोटी पर एक 3 से 4 फुट अजीब सा रोबोट जैसा क्रिएचर अजीब से फॉर्म में पहाड़ी पर इधर उधर मंडरा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यह सारा ही नजारा इन लोगों को उस एरिया में दिख रहा था जहां पर किसी भी इंसान को जाने की परमिशन नहीं थी। स्ट्रेंजली ये पूरा ही सिनेरियो 40 मिनट तक लगातार चलता है और इसको इस टीम के अलावा 14 हेल्पर्स और लोकल लोगों के द्वारा भी देखा जाता है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो इन लोगों ने तुरंत ही अपने मोबाइल फोन से उस ऑब्जेक्ट की फोटोज और वीडियोस को शूट करना शुरू किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही ये लोग उस ऑब्जेक्ट की वीडियो को शूट करना शुरू करते हैं वो अजीब सा क्रिएचर अचानक से गायब हो जाता है। एंड प्रैक्टिकली गाइस जैसे ही ये चीज होती है ये सारे के सारे लोग बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, जिसके बाद बकायदा इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल कुलकर्णी सभी लोगों के बयान को रिकॉर्ड करते हैं और इन सारे ही डेटा को तुरंत ही इसरो, आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। एंड बाय द वे इस पॉइंट पर अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि भाई इतना बड़ा सिनेरियो हो गया और मैंने तो कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, तो देखो गाइस इसका तो मेरे पास जवाब नहीं है कि आपने इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इस इंसिडेंट से रिलेटेड आज भी भर भर कर ऑफिशियल आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद हैं। अब देखो गाइस इस पॉइंट के बाद जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और फॉलो किया तो मुझे ये पता चला कि उस इंसिडेंट के बाद से लेकर आज तक भी किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सिंगल एक्सप्लेनेशन भी इस चीज के ऊपर नहीं दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके द्वारा क्लिक की गई फोटोज और वीडियोस को कभी भी पब्लिक तक नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि ये सारा ही सिनेरियो किसी आम इंसान के द्वारा नहीं बल्कि एक सीनियर साइंटिस्ट और उनकी टीम के द्वारा देखा गया था तो भाई इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आज भी आप लोकल लोगों से बातें करेंगे तो आपको ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि भले ही समय बदला हो, सिचुएशन बदली हो या फिर सेंटर की पावर, लेकिन एक चीज जो अभी भी वैसी की वैसी है
वो है इन तरीके की साइटिंग्स जो आज भी इस एरिया में भर भर कर हो रही हैं। और ये वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए खुद हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट आज इस एरिया को इंडिया का एरिया 51 कहते हैं। अब यहाँ तक की सारी ही सिचुएशन को जानने के बाद अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो देखो गाइस, मुझे ना यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज लगती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि शायद यहाँ पर चाइना किसी बाहरी परग्रही सभ्यता के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड बेस को चलाता हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे काफी दशकों से हम यूएस और बाकी की कंट्रीज के बारे में सुनते हैं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई ना ही इसमें चाइना इन्वॉल्व हो और ना ही इंडिया। प्रैक्टिकली ये बेस कोई और सिविलाइजेशन ही ओन करती हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बात अगर चाइनीज साइड की जाए तो वो टाइम टू टाइम ये क्लेम करते हैं कि इंडिया यहाँ पर एक सीक्रेट बेस चलाता है। बात अगर इंडियन साइड की जाए तो इंडिया इस बात पर क्लेम करता है कि चाइना यहाँ पर एक सीक्रेट बेस चलाता है। तो इन शॉर्ट दोनों ही कंट्रीज कंफ्यूजन में है कि ये बेस चला कौन रहा है और शायद इसी चीज का फायदा कोई और सिविलाइजेशन या फिर कोई और कंट्री उठा रही हो। हालांकि देखो गाइस, ये सब कुछ जानने के बाद आपको इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी ज्यादा हाई लगती है? क्या आपको हमारी सेना या फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट के स्टेटमेंट पर अभी भी डाउट है? आप क्या मानते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में सारी चीजें शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो भाई दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की मिस्ट्रीज हम हर हफ्ते इस चैनल पर खोलते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं उन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि वो भी अपने आप में एक मिस्ट्री है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। टिल देन, जय हिंद।